स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 19। सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इसके पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी पार्ट्स, साथ में और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। वहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस जैसे सभी पार्ट में हमने समझा है, इस पार्ट में भी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को याद कर पाएँ और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई की जॉब अप्रेंटिसशिप से जुड़ी अपडेट भी हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जो कि प्रीवियस पार्ट से एक बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। एंड प्लीज़ ज़रूर सभी लोग आंसर करिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिन्हें हम बार बार आपको समझाएं, हो सकता है पहले के पार्ट में आपने समझा भी हो, बट हमारा समझाने का पर्पज़ यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएँ, जिससे आप उसे समझ भी पाएँ और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएँ। यही यहाँ पे पर्पज़ होगा आपकी पढ़ाई का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? गीज़र में यूज़ करते हैं, ग्राइंडर में, टेलीविज़न में या पंप मोटर में? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उनका प्रयोग हम ना गीज़र में करते हैं ना ग्राइंडर में। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कह सकते हैं आप है, यहाँ पे कौन सा है? टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न यानी जो टीवी रिसीवर है आपका, उसमें आपके स्टेबलाइट वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, आपके घरों में जो टीवी हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी सर्किट्स में हम जो है स्टेबलाइजर का जरूर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है यहाँ पे? अब इन्वर्टर का काम क्या होता है? घरों में हम इन्वर्टर लगाते हैं, उससे क्या होता है, एक बैटरी होती है जो कि चार्ज हुई रहती है। एंड जैसे आपका पावर कट होता है, बैटरी का आउटपुट क्या मिलता है आपको? डीसी। उस डीसी को इन्वर्टर क्या करता है? एसी में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके घरों में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे, इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो एसी पे ऑपरेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? यानी ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। अब अगर इसका उल्टा देखें, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टर। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है वो क्या करता है? मोबाइल फ़ोन में आपके बैटरी लगी, उसको चार्ज करना है, उसको सप्लाई चाहिए डीसी, ठीक। एंड आपके घरों में क्या है? एसी। तो वो भी एक तरह का क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया? कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज। यही काम रहता है इन्वर्टर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर। देखिए फिर से एक इन्वर्टर से क्वेश्चन आया यहाँ पे। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन ना। जो वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा या घटा सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट के बीच में प्ले कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर जो इन्वर्टर में, उसका क्या काम हो सकता है? क्या स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा? आप एक बार गेस कीजिएगा एंड यहाँ पे हम लोग उसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो आपके घरों में बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, बैटरी का आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट तो नहीं होगा, बट आपको अपने घर में क्या चाहिए? 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, जो भी ऐसा आउटपुट आपको चाहिए। तो वहाँ पे स्टेप अप रहेगा, ठीक है। स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से क्या करेगा? जो आपका एसी करंट है उसे वो क्या करेगा? स्टेप अप करेगा, जिससे आपको जो घरों में आपकी सप्लाई है वो आपकी क्या हो सके? मेंटेन रह सके, जिससे आप सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरली कहाँ यूज होता है? कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका वेल्डिंग मशीनें होती हैं आपकी, सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर यहाँ पे, विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? अभी देखिए पीछे बात हुई थी ना, ऑटोमेटिक जो स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? टेलीविज़न का सर्किट आया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आया था, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं टेलीविज़न वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसमें
हम यूज़ करते हैं कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर का। जहाँ भी ऐसा कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है, एक चीज़ आप उसमें ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस पार्ट में भी एक क्वेश्चन था जिसमें पहला ऑप्शन ऑटो स्टैट था, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर होना था। तो जहाँ भी ऐसा स्टेबलाइजर आ रहा है ऑटोमेटिक या कोई, वहाँ जनरली अगर आपका ट्रांसफार्मर आएगा उसमें ऑटो वर्ड आपका जरूर यूज होगा, ठीक है। इसका पर्पज़ यहाँ पे क्या है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है क्या कर सकता है, वोल्टेज को वेरी कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, व्हिच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क्स। जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल, फॉल इन पोटेंशियल प्रिंसिपल, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल या म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका किस पे काम करता है, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो आपका कार्य करता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पे, फेरो अनुनादित के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, व्हिच ट्रांसफार्मर यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में देखिए, अभी वहाँ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज था, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर था, अभी यहाँ क्या आ गया, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसमें किस तरह के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सर्वो स्टेबलाइजर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक ऐसे स्टेबलाइजर होते हैं जो आपको स्टेबल एक एसी आउटपुट देते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो होगा एसी का, एक स्टेबल आपको वोल्टेज देते हैं, एक स्थिर वोल्टेज आपको प्रदान करते हैं आउटपुट में। जबकि कंडीशन कैसी हो, जो इनपुट वोल्टेज है आपका ना, वो यहाँ पे ड्रास्टिकली मतलब सडन जो है चेंज होता रहे, मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो, ज़्यादा चेंज हो जाए, फिर से ज़्यादा हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, बट आपको जो आउटपुट है ना वो एकदम स्थिर ये प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब इसमें ट्रांसफार्मर कैसा लगाते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टोरोडियल ट्रांसफार्मर या टोरोडायल ट्रांसफार्मर। बट यहाँ भी आप देखिए क्या लिखा है, एक ऑटो वर्ड आपको दिख जाएगा। बात हुई थी ना स्टेबलाइजर में कैसे ट्रांसफार्मर, ऑटो यहाँ कह सकते हैं, या इसको हम लोग टोरोडियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। कुछ इस तरह का होता है आपका, ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर आपके होते हैं ना उससे थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। एंड जनरली रेडियो हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, इन सब में इसका प्रयोग भी किया जाता है, जहाँ स्पेशली साउंड का सीन हो वहाँ पे, क्योंकि हमें एकदम स्टेबल आउटपुट चाहिए, उस केस में ऐसे ट्रांसफार्मर्स प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का ये प्रकार क्या है आपको बताना है फिगर देख के। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे एक ट्रांसफार्मर, बट यहाँ पे आउटपुट में आप देखेंगे कुछ एक स्विच लगी हुई है जिससे कि हम रोटेट कर सकते हैं 1 2 3, इस तरह से आप आउटपुट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसा है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, और ये आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई सर्किट तो और है नहीं यहाँ पे, इसे आप मैनुअली घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल वर्ड कहाँ है, सर्वो तो हो नहीं सकता, ऑटोमेटिक हो नहीं सकता, ये रहा मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या है ये, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक। इसको आप मैनुअली जो है सेट कर सकते हैं 1 2 3 जिस पे आप चाहें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष है उसकी हम जांच के लिए कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं। तो अमीटर नहीं यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर भी नहीं करेंगे, ओम मीटर भी नहीं करेंगे, तीनों तो आपका ऐसे ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या है, मल्टीमीटर। आप सभी ने देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह करते टाइम, मल्टीमीटर कुछ इस तरह से होता है, इसमें आप कई चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। बस इसकी नॉब को आपको सही रखना है, इसके जो दोनों प्रोब होंगे इसके थ्रू आप जो है चेकिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 159 नंबर, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेजेज इन अ सिंपल इन्वर्टर। एक सिंपल इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या होता है। तो किसी इन्वर्टर में ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो आउटपुट स्टेज है वो सब कुछ अगर है तो वही आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑसिलेटर, एक ढोलक भी होगा, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज, इतने सारी आपकी वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेजेज होंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड। इन्वर्टर भी कई तरह के होते हैं आपके, स्क्वायर वेव होते हैं, साइन वेव होते हैं। जनरली साइन वेव हम लोग क्या करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर वेव का कहाँ यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं करेंगे, टीवी रिसीवर में नहीं, डीवीडी प्लेयर में नहीं, जो जनरल लाइटिंग होती है वहाँ पे स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज किया जाता है। कुछ इस तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके टाइप, ठीक है, क्या क्या हैं आपके, स्क्वायर वेव है,
साइन वेव है, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। ठीक है, ये आपके 3 इन्वर्टर्स यहाँ पे होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर, हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज्ड। एक यूपीएस जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बात हुई थी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट होती है, इसका बैकअप टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यूपीएस में भी क्या लगी होती है, जहाँ भी बैकअप की ऐसी कोई बात आ रही है पावर कटने पे, वहाँ ऑब्वियस सी बात है एक एनर्जी सोर्स होगा जो कि क्या हो सकता है, बैटरी, जिसे हम चार्ज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएस का भी अगर आपको बैकअप बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है जो बैटरी है उसकी एम्पियर आर कैपेसिटी, जो एच कैपेसिटी होती है, वो आपको इंक्रीज करनी होगी, तभी आपका यूपीएस का भी बैकअप टाइम क्या होगा, बढ़ पाएगा। जैसे मोबाइल में आपके बैटरी जितनी ज़्यादा क्षमता की होगी उतनी ज़्यादा आपका मोबाइल चलेगा, उसी तरह से यूपीएस में भी है, जितनी ज़्यादा क्षमता की बैटरी उतना ज़्यादा उसका बैकअप। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन सेकेंडरी सेल कैन बी प्रिवेंटेड। जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें जो कठोर सल्फेट दोष है जिसे सल्फेशन कहते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। सेल आप लोग देखते हैं ना, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ आप देखेंगे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है, जब वो काफ़ी टाइम तक यूज़ में नहीं रहता है तो उस केस में ऐसा हो जाता है। उसे कैसे रोक सकते हैं, तो उसे रोकने का ही तरीका यहाँ पे है ट्रिकल चार्जिंग। क्या है, प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग अगर उसे हम प्रोवाइड करें तो क्या होगा, उसमें हम सल्फेशन वाला डिफेक्ट रोक सकते हैं। कुछ इस तरह से टर्मिनल पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रिकल चार्जिंग बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही है कि बैटरी को हम क्या करते हैं, कम करंट दे के उसे हमेशा चार्ज करते रहते हैं, तो उस केस में सल्फेशन वाला जो दोष है, डिफेक्ट है, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, which part in UPS supplies continuous output voltage in case of input voltage failure। यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की फेल्योर के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करेगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज आपका फेल होता है तो यूपीएस से कौन आपको सप्लाई करेगा वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है आपका बैटरी यूनिट जो है वही करेगा। कौन करेगा, बैटरी यूनिट। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 164, व्हाट द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द सेल द करंट स्ट्रेंथ फॉल्स एंड बिकम जीरो। सेल को लोड करने के दौरान ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है कि जो आपकी धारा शक्ति है वो गिर जाती है और शून्य हो जाती है। यानी आपका सेल लोडिंग हो रहा है एंड सडन ऐसा होता है कि आपका उसका जो करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी जीरो हो गई, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, व्हाट द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम इन यूपीएस। फिर से एक यूपीएस से क्वेश्चन है। देखिए यूपीएस अगर आप तैयार कर लें तो एक क्वेश्चन आपको जरूर यूपीएस से मिल सकता है। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण, बैकअप किससे बढ़ा रहे हैं हम, बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ पे कम बैकअप अगर आपको मिल रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, फॉल्ट इन इन्वर्टर सर्किट, फॉल्ट होगा तो काम ही नहीं करेगा, बैटरी शॉर्ट सर्किटेड, काम नहीं चलेगा, मेन्स अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर, या है एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट। यानी बैटरी की जो एम्पियर आर क्षमता है अगर वही पर्याप्त नहीं होगी तो आपको बैकअप कभी भी अच्छा यूपीएस से नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, व्हिच इज द कॉज फॉर द फॉल्ट इफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ यूपीएस इज हायर देन नॉर्मल। यानी एक यूपीएस का जो आउटपुट वोल्टेज है अगर वो सामान्य से अधिक है तो दोष क्या है। यानी आउटपुट वोल्टेज तो हम यही चाहते हैं कि सामान्य जो है हमें चाहिए वही मिले, बट मान लीजिए आपको डिजायर्ड है 220 वोल्ट और आपको मिल रहा है वहाँ पे 240 वोल्ट, 260 वोल्ट, तो फिर क्या हो सकता है। आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या लगे होते हैं, फीडबैक सर्किट लगे होते हैं कि आउटपुट में क्या जा रहा है, वहाँ पे एक मैसेज दिया, फिर उसको उसने कंट्रोल किया। बट आप मान लीजिए फीडबैक सर्किट ही आपका ख़राब हो गया तो क्या होगा, फिर आउटपुट सर्किट पे, आउटपुट वोल्टेज पे यूपीएस का या आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक, यूपीएस को पता ही नहीं चलेगा आउटपुट की डिमांड कितनी की गई है, वो अपना सप्लाई करता रहेगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट जो है अगर वो डिफेक्टेड रहेगा, दोषपूर्ण रहेगा, तो फिर यूपीएस से आपको सामान्य वोल्टेज से अधिक का आउटपुट मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, व्हाट द रीजन फॉर ट्रिपिंग द यूपीएस विद फुल लोड। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या हो सकता है। तो यूपीएस में भी क्या होता है कि आउटपुट जो अभी आप आउटपुट में लोड ले रहे हैं उससे वो उसमें सेटिंग हो जाती है, चलिए मैक्सिमम लोड इतना होगा, ठीक है। बट अगर वो आपके आउटपुट लोड पे क्या हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, इसका मतलब आपने जो ओवरलोडिंग की सेटिंग की है यूपीएस की वो क्या कर दी है, गलत कर दी है। वो गलत है, उसे अगर आप सही कर देंगे ओवरलोड की सेटिंग तो फिर वो ट्रिप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे अगला मॉड्यूल आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज जो हैं, व्हिच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन।
बिजली उत्पादन के लिए भारत में सबसे ज़्यादा ईंधन कौन सा उपलब्ध है? कोल यानी कोयला, डीजल, गैस या गैसोलीन? राइट आंसर है आपका यहाँ पे कोयला। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर इंडिया में कुछ उपलब्ध है तो क्या है? कोयला है, एंड इसी से आपकी बिजली भी बनाई जा रही है। अप्रॉक्स जितनी एनर्जी 2012 की फिलहाल रिपोर्ट है, एक एग्जाम्पल के लिए हमने रखा है, लगभग अगर मान लीजिए 1 यूनिट यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो भी बन रही है तो उसमें 44% आपका किससे बन रहा है? कोल से बन रहा है। मतलब आप कह सकते हैं लगभग लगभग आधा, बाकी अदर फ्यूल्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? इसमें से पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पावर जनरेशन कौन सा है? विंड पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन या थर्मल पावर जनरेशन? देखिए यहाँ कन्वेंशनल की बात किया है, पारंपरिक। अगर गैर पारंपरिक होता तो ये तीनों गैर पारंपरिक हैं, बट थर्मल आपका क्या है? पारंपरिक है, कन्वेंशनल है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर जनरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार एनर्जी सोर्सेज जो कन्वेंशनल है क्या क्या है? फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मो इलेक्ट्रिक है, ये सब क्या है आपके? कन्वेंशनल है, पारंपरिक है। ठीक है, परंपरागत सोर्स जिसे कहते हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, डेली यूज़ करिए आप। विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल? सोलर सेल आप सबने देखी होगी। सोलर सेल में कौन सी सामग्री का यूज़ किया जाता है? तो सोलर सेल में हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन का। सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें किसका यूज़ करते हैं हम लोग? सिलिकॉन का। कैसी होती है सोलर सेल? आप सबने देखी होगी, एक तरह का ये क्या होता है आपका? पी एन टाइप का। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते हैं पी टाइप एन टाइप, उन्हें जोड़ के बनाया जाता है जिसमें सिलिकॉन लेयर आप देख सकते हैं रहती है, इमीटर एंड बेस, ये सब कुछ आपका इसमें रहेगा। एंड इसका ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई, जो जंक्शन बनता है वहाँ पे डिप्लीशन जोन, जो भी प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा ना, ट्रांजिस्टर में भी, अर्धचालकों में भी, वो सारी प्रक्रियाएं इसी सेल के अंदर होती हैं जब इस पर सनलाइट पड़ती है। ठीक है, एंड फिर हमको उसी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें यहाँ पे करंट जो है मिलता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारी जनरेट होती है तो बैटरी में स्टोर भी हो सकती है, उसको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन? न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे न्यूक्लियर फिशन, जिसे हम परमाणु विखंडन भी कहते हैं, इसी प्रक्रिया के थ्रू परमाणु ऊर्जा स्टेशनों पे क्या किया जाता है? एनर्जी जनरेट की जाती है। तो उसमें जो परमाणु सामग्री उसका आपको नाम बताना है। सिलिकॉन ये तो है नहीं, तो सेमीकंडक्टर है, थोरियम, एंटीमनी या कैडमियम? तो यहाँ पे थोरियम, यूरेनियम, ये सब आपके क्या हैं? परमाणु सामग्री हैं जिनका हम न्यूक्लियर फिशन के थ्रू न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? थोरियम। अगला क्वेश्चन है 172 यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं, उसको बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री पीछे भी बात हो चुकी है, क्या होती है? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। इस तरह से यहाँ पे भी फोटोवोल्टाइक सेल आप देख सकते हैं, इस पर सनलाइट जब पड़ती है, ये एन टाइप मटेरियल होता है, देन ये पी एन जंक्शन बनता है आपका, ये पी टाइप मटेरियल रहता है। ठीक, और यहाँ पे जो फोटॉन्स होते हैं उनके थ्रू फिर आपका यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड होल का फ्लो स्टार्ट होता है, उसी से हमको यहाँ पे एनर्जी मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा है? तो अभी तक पारंपरिक की बात हो रही थी, अभी गैर पारंपरिक यहाँ पे कौन सा है? हवा। राइट आंसर क्या आपका? विंड जो है, हवा जो है, क्या है? एक तरह का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। पानी की एनर्जी अगर आपको लेनी है तो पानी को कहीं आपको ऊपर चढ़ाना होगा तब आपको मिलेगी। ठीक, सेम स्टीम के केस में डीजल तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला आपका है ही। ठीक, यहाँ पे भी आप एक बार याद कर सकते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जिसे कहते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, आप उसको भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? नेचुरल सोर्स मतलब ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो हम सबको पता है सूर्य जो है एनर्जी का एक पूरा भंडार है, जिसकी एनर्जी कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ठीक है, सन जो है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ विंड होता तो विंड को भी हम कर सकते थे, बट बाकी सब जो है ये नेचुरल नहीं है, ये सब खत्म होने वाले हैं। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं सनलाइट, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ सूरज, विंड एनर्जी, ये सब आपके क्या है? नेचुरल सोर्सेस हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द सेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जल विद्युत
प्लांट या परियोजना जो भी है, ठीक है। इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। पेन स्टॉक है, सर्ज टैंक है, वॉल्व हाउस है या पावर हाउस है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राइट आंसर आपका ये सर्ज टैंक है। इस तरह से आप सभी पार्ट्स देख सकते हैं। ये आपका रिजर्वायर होता है जहाँ आप यहाँ डैम बन गया, यहाँ पे एक सर्ज टैंक होता है, देन एक प्रेशर टनल होती है, वॉल्व हाउस होता है जिसमें आप वॉल्व वगैरह लगे होते हैं, आप ऑपरेट करते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पे पेन स्टॉक। एंड ये आपका रहता है पावर स्टेशन, ये होता है आपका टेल रेस, ठीक। यहाँ पे पानी की एनर्जी आपकी है, इसी एनर्जी को आप यूज़ करके यहाँ पे टरबाइन वगैरह चला के फिर आप पावर जनरेट करते हैं। एंड सर्ज टैंक का काम होता है इसमें जो है कभी फ्लो कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको मेंटेन करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? सर्ज टैंक। ये थे 175 क्वेश्चन 19वें पार्ट के। अब पार्ट नंबर 20 और पार्ट नंबर 21 मिलाकर आपका सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ उन पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। एंड पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट के बाद आपकी ये फुल एक पैकेज होगा आपका सेकेंड ईयर का, आप आसानी से इससे स्टडी करके अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। अब है आपके लिए बोनस क्वेश्चन, विच इज़ द फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। इसमें से फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं, रेक्टिफायर, डीसी चॉपर्स, साइक्लो कन्वर्टर या डीसी टू एसी कन्वर्टर। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपकी प्रीवियस पार्ट से है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिना हिट किए तो जाइएगा ही मत। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।